नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम शहरी जीवन से जुड़े एक काफी जरूरी पहलू पर बात करने वाले हैं। मतलब ऐसा पहलू जिस पे हम अक्सर शायद उतना ध्यान नहीं देते। हाँ, ये बात तो है। ये है नगर पालिका करों का भुगतान, खास तौर पर प्रॉपर्टी टैक्स जैसे कर। और सवाल ये है कि क्या होता है जब कोई ये भुगतान समय पर नहीं करता। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, हमारी इस पड़ताल का आधार होंगे झारखंड सरकार के अपने दस्तावेज। अच्छा, कौन से दस्तावेज? एक तो है झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011, खासकर इसकी धारा 184, और दूसरा झारखंड नगर पालिका कर भुगतान समय प्रक्रिया तथा वसूली विनियम 2017। इसका नियम 3.1.4 भी अहम है। ओके। तो हम इन्हीं कानूनी प्रावधानों के आईने में देखेंगे कि भाई देर से या भुगतान ना करने के क्या नतीजे हो सकते हैं। हमारा मकसद ये जानना है कि अगर किसी नागरिक पर मान लीजिए नगर पालिका का टैक्स बकाया है, तो नगर पालिका उसे वसूलने के लिए क्या क्या कदम उठा सकती है। और सिर्फ कदम ही नहीं, बल्कि देरी होने पर कितना आर्थिक बोझ बढ़ सकता है, मतलब जुर्माना कितना लग सकता है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 से। धारा 184, ठीक है। देखिए, ये धारा असल में नगर पालिकाओं को कर वसूली के लिए आप कह सकते हैं एक तरह का कानूनी हथियार थमाती है। हथियार, अच्छा। हाँ। सबसे पहला और शायद सबसे आम कदम है मांग पत्र निर्गत करना। जी। ये तो एक तरह की औपचारिक सूचना हुई है ना, कि भाई आपका टैक्स बाकी है, प्लीज जमा कर दे। बिल्कुल सही। ये पहला कह सकते हैं सौम्य कदम है, एक आधिकारिक रिमाइंडर। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। अच्छा, तो सिर्फ एक नोटिस भेजकर बात खत्म नहीं होती। देरी पर ब्याज और जुर्माना लगने का प्रावधान पहले कदम से ही जुड़ा हुआ है, ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए किसी ने मांग पत्र मिलने और शुरुआती जुर्माने की चेतावनी के बाद भी भुगतान नहीं किया, तब नगर पालिका के पास क्या रास्ते हैं? यहीं से आप देखिए धारा 184 के थोड़े कड़े प्रावधान सामने आने लगते हैं। जैसे कि अधिनियम नगर पालिका को कुर्की और जब्ती के लिए वारंट जारी करने का अधिकार देता है। कुर्की और जब्ती, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आम भाषा में इसका मतलब है कि बकाया टैक्स की वसूली के लिए देनदार की चल संपत्ति, जैसे मान लीजिए गाड़ी है, फर्नीचर है या कोई और कीमती सामान, उसको नगर पालिका अपने कब्जे में ले सकती है। और कब्जे में लेकर उसे बेच सकती है और उससे अपना बकाया वसूल सकती है। अरे, धारा 184 का उपखंड ख साफ कहता है कि बकाया कर की वसूली के लिए अचल संपत्ति मतलब यानी किसी की जमीन, मकान या दुकान, उसको भी जब्त करके बेचा जा सकता है। क्या बात कर रहे हैं? अचल संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी की जब्ती और बिक्री, ये तो वाकई बहुत ही बड़ा कदम है। जी हाँ, शहरों के विकास के लिए साफ सफाई, सड़कें, नालियाँ, स्ट्रीट लाइट, ये सब जो बुनियादी सुविधाएं हैं, इनके लिए इन्हीं करों पर निर्भर करती हैं। सही बात है। अगर लोग कर नहीं देंगे तो ये सारे काम रुक जाएंगे। सार्वजनिक सेवाओं के लिए राजस्व जरूरी है। अच्छा, स्रोत में एक और बिंदु था जिसने मेरा ध्यान खींचा, नगर पालिका क्षेत्र छोड़ने वाले व्यक्ति से देयों की वसूली। जी। इसका क्या मतलब है? क्या कोई शहर छोड़कर अपनी टैक्स देनदारी से बच सकता है? बिल्कुल नहीं। कानून बनाने वालों ने इस संभावना पर भी विचार किया है। अच्छा। इस प्रावधान का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति पर नगर पालिका का टैक्स बकाया है और वो उस शहर या कस्बे को छोड़कर कहीं और जाने की कोशिश करता है, तब भी नगर पालिका उससे अपना बकाया वसूलने के लिए कानूनी कदम उठा सकती है। मतलब देनदारी पीछा करेगी? हाँ, वो सिर्फ जगह बदलकर उससे बच नहीं सकता। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब जिम्मेदारी से भागना आसान नहीं है। अच्छा, एक और चीज का जिक्र है जो आज के डिजिटल युग में बहुत प्रासंगिक लगती है, बैंक खातों को जब्त करने का अधिकार। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण अधिकार है। धारा 184 का उपखंड घ नगर पालिकाओं को ये ताकत देता है। क्या ताकत? वे बकायेदार के बैंक खातों को फ्रीज करने यानी जब्त करने के लिए वारंट जारी कर सकती हैं, चाहे खाता अकेले व्यक्ति का हो या जॉइंट अकाउंट हो। सीधा बैंक खाता फ्रीज? जी। और सिर्फ खाते ही नहीं, इसमें अन्य वित्तीय प्रपत्र जैसे फिक्स डिपॉजिट वगैरह वो भी शामिल हो सकते हैं। बैंक को निर्देश दिया जा सकता है कि वो खाते से बकाया राशि सीधे नगर पालिका को दे दे। सीधे बैंक खाते से वसूली? आजकल जब लगभग सारे लेन देन बैंक खातों से ही होते हैं, ये तो वसूली का एक बेहद प्रभावी तरीका लगता है। तो जिक्र धारा 184 के उपखंड च में है,
बॉडी वारंट निर्गत करना। बॉडी वारंट, ये शब्द सुनकर ही थोड़ा मतलब अजीब लगता है। इसका मतलब क्या है? क्या इसमें गिरफ्तारी जैसी कोई बात है? देखिए, कानूनी भाषा में बॉडी वारंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का आदेश। हिरासत में लेने का? हाँ, आमतौर पर इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई व्यक्ति अदालत के आदेशों का पालन नहीं कर रहा हो या कोई वित्तीय देनदारी चुकाने में आनाकानी कर रहा हो। इस संदर्भ में यानी नगरपालिका कर वसूली के मामले में ये एक अत्यधिक दबाव बनाने वाला कदम है। देरी से भुगतान पर लगने वाला जुर्माना। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में 2017 के विनियमों में क्या कहा गया है? बिल्कुल। अब बात करते हैं झारखंड नगरपालिका कर भुगतान समय, प्रक्रिया तथा वसूली विनियम 2017 की। हाँ। इसका नियम 3.14 खास तौर पर विलंब शुल्क या कह लीजिए दंड पेनल्टीज के बारे में है। ओके। ये तब लागू होता है जब टैक्स पेयर को बकाया टैक्स का नोटिस मिल चुका है, लेकिन उसने नोटिस में दी गई समय सीमा के अंदर भुगतान नहीं किया है। हाँ, स्रोत में विनियम बताते हैं कि हर दिन की देरी की कीमत है। शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत थोड़ी धीमी लगती है, लेकिन ये तेजी से बढ़ती है। अगर नोटिस में दी गई तारीख के बाद 1 हफ्ता बीत जाता है, सिर्फ 1 हफ्ता, हाँ, तो बकाया राशि पर 1% का दंड लगता है। ठीक है, 1% पहले हफ्ते में, और अगर 2 हफ्ते निकल जाएं? 2 हफ्ते की देरी पर यह दंड 2 गुना होकर 2% हो जाता है। 2 हफ्ते में 2%। और अगर बात 1 महीने तक खिंच जाए? 1 महीने की देरी होने पर बकाया राशि का 3% दंड के रूप में जुड़ जाता है। 3% 1 महीने पर, और 2 महीने की देरी पर? 2 महीने की देरी पर यह छलांग लगाकर 5% हो जाता है। 5%? ये तो काफी तेजी से बढ़ा। 1 हफ्ते पर 1% से शुरू होकर 2 महीने में सीधे 5% तक। जी हाँ। लेकिन क्या ये 5% पर आकर रुक जाता है, या कहानी और आगे बढ़ती है? नहीं, ये 5% पर रुकता नहीं है, और यहीं पर यह नियम सबसे ज्यादा असरदार या कहें कि कठोर हो जाता है। कैसे? 2 महीने की देरी के बाद नियम कहता है कि हर अगले महीने या उस महीने के किसी हिस्से के लिए भी बकाया राशि पर 2% अतिरिक्त दंड लगता जाएगा। हर महीने 2% अतिरिक्त 2 महीने के बाद? जी हाँ, हर अगले महीने। इसका मतलब है कि अगर कोई मान लीजिए 6 महीने की देरी कर देता है, तो पहले 2 महीने का 5%, हाँ, और फिर अगले 4 महीनों का 2% प्रति माह, यानी 8%। बिल्कुल। तो कुल मिला के 13% दंड लग जाएगा। और अगर साल भर देरी हो जाए तो ये आंकड़ा तो और भी बहुत बढ़ जाएगा। सैद्धांतिक रूप से अगर बहुत लंबे समय तक भुगतान ना किया जाए तो हो सकता है दंड की कुल राशि मूल बकाया टैक्स से भी ज्यादा हो जाए। अरे बाप रे! इस कानून सिर्फ दंड और वसूली के तरीकों पर ही केंद्रित नहीं है, भुगतान की प्रक्रिया को सुलभ बनाने पर भी ध्यान दिया गया है। विनियमों में बताया गया है कि नागरिक अपना कर कहां और कैसे जमा कर सकते हैं। इसमें कई विकल्प दिए गए हैं। अच्छा, कौन कौन से विकल्प हैं? इसमें शामिल हैं अधिसूचित बैंक, मतलब वो बैंक जिन्हें नगरपालिका ने टैक्स जमा करने के लिए अधिकृत किया है। ठीक है, बैंक हो गए। फिर है इलेक्ट्रॉनिक संग्रहण केंद्र, शायद ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा या कोई विशेष काउंटर। हाँ, ऑनलाइन तो आजकल जरूरी है। इसके अलावा स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक एजेंसी के कर संग्रहकर्ता का भी जिक्र है। स्पैरो सॉफ्टेक, ये कोई प्राइवेट एजेंसी लगती है? लगता तो यही है। और फिर है जन सुविधा केंद्र। अच्छी बात है कि भुगतान के लिए इतने विकल्प दिए गए हैं। हाँ, इससे लोगों को आसानी होनी चाहिए। यहाँ स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड का नाम आया। ये शायद कोई निजी एजेंसी है जिसे नगर पालिका ने टैक्स कलेक्शन में मदद के लिए लगाया होगा। ऐसी विभिन्न माध्यमों का उद्देश्य यही लगता है कि भुगतान प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच में लाया जाए। यानी एक तरफ कानून सख्त है वसूली और दंड को लेकर, तो दूसरी तरफ भुगतान करने के लिए सुविधा देने की भी कोशिश की गई है। ये एक तरह का संतुलन बनाने का प्रयास लगता है। बिल्कुल। जिम्मेदारी निभाने वालों के लिए आसानी और अनदेखी करने वालों के लिए कड़े परिणाम। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये दोनों पहलू मिलकर एक स्पष्ट संदेश देते हैं। पहला, नगरपालिका कर एक महत्वपूर्ण नागरिक दायित्व है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।